हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रसायनम इंस्टीट्यूट। आज से हम शुरू करने वाले हैं नीट के लिए लेक्चर सीरीज और आज हम लेक्चर 1 में देखेंगे रेस्पिरेशन। तो पहले तो हम रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमें ये पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरिया, प्लांट या फिर ह्यूमन, प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन दिखाते हैं। अब रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल क्यों है? रेस्पिरेशन एक्चुअली ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसमें फूड में जो भी हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, वो सब मॉलिक्यूल के बीच में जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो हम ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्रेक करते हैं और जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। यस, रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी की कोई भी प्रोसेस करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही और ये एनर्जी हमें मिलती है रेस्पिरेशन से। सो रेस्पिरेशन से जो भी एनर्जी हम रिलीज करवाते हैं वो एनर्जी हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में हम स्टोर करके रखते हैं। सो रेस्पिरेशन के बारे में बच्चों हमें एक ही लाइन में पता करना हो तो रेस्पिरेशन इज एनर्जी गिविंग प्रोसेस जिसमें हम जो भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे और उसको ब्रेक करने से एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी को हम स्टोर करेंगे एटीपी के फॉर्म में। बट ऑब्वियस एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल। ओके, सो रेस्पिरेशन दो तरीके के हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। आपने ये वर्ड सुने ही होंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यस, एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अब रेस्पिरेशन में जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक करके आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो भी सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड होके एनर्जी दे रहा है वो सबस्ट्रेट को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हमारी बॉडी में होता है कार्बोहाइड्रेट। ये बेटा नीट के लिए याद रखना, एमसीक्यू के लिए याद रखना, कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज कार्बोहाइड्रेट एंड आफ्टर कार्बोहाइड्रेट लिपिड इज यूज्ड और बहुत ही रेयर कंडीशन में, स्टार्वेशन की कंडीशन में प्रोटीन को भी हम एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज करते हैं। ओके, सो कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज कार्बोहाइड्रेट। तो अब हमें ये पता चल गया है कि रेस्पिरेशन का यूज क्या है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या है, कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या है। अब जो भी हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मैंने बोला कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो प्लांट है या फिर एनिमल है। तो अब रेस्पिरेशन की साइट कौन सी है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि कोई एक रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक ही स्टेप में बहुत ज्यादा एनर्जी आप रिलीज करने का सोचोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी और वो वेस्ट हमें नहीं चाहिए। इसीलिए रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। जनरली रेस्पिरेशन कितने स्टेप में होता है ये बच्चों आपको एमसीक्यू पर्पस से याद रखना है। बेसिकली इसके बेटा 3 स्टेप है, देखते हैं हम। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज टीसीए एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलिसिस और टीसीए को ज्वाइन करने के लिए एक ज्वाइनिंग रिएक्शन है, लिंक्ड रिएक्शन है, दैट वी विल स्टडी। अब साइट देखें बेटा हम तो ग्लाइकोलिसिस की साइट है हमारे सेल में साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म बच्चों आपको पता है कि सेल के अंदर का जो भी फ्लूइड मटेरियल है दैट इज साइटोप्लाज्म। सो ग्लाइकोलिसिस कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया है या फिर प्लांट है या फिर ह्यूमन है, सो वो सब में ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। TCA इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स and ETS inner membrane of mitochondria। आपको बच्चों ये साइट याद रखनी है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, TCA यानी कि क्रेब्स साइकिल जो कि सेकंड स्टेप है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ETS जो कि होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। सो आज बच्चों हम सीखने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप की रिएक्शन से बना हुआ है। सो वन बाय वन हम एवरी स्टेप देखते हैं। जब भी बच्चों हम ग्लाइकोलिसिस ऐसा वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो हम यही बोलते हैं कि इट्स अ स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। यस, इट इज स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज बिकॉज कॉमन कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज। मैंने आगे ही बोला कि हमारी बॉडी में कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कौन सा है? ग्लूकोज। सो ग्लाइकोलिसिस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को बच्चों हम तोड़ रहे हैं। ग्लूकोज हमें पता है इट्स अ 6 कार्बन कंपाउंड। सो ग्लूकोज को हम तोड़ के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि है पायरुविक एसिड। सो 6 कार्बन का हमारा जो ग्लूकोज है वो स्प्लिट होके 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो इसकी साइट मैंने अभी आपको बोली है बच्चों, इट इज इन साइटोप्लाज्म। और ग्लाइकोलिसिस के बहुत सारे एक्स्ट्रा नेम है। अनदर नेम इज EMP पाथवे, क्योंकि जिसने ग्लाइकोलिसिस फाइंड किया था वो साइंटिस्ट के नेम है एम्बेडन, M से मेयरहॉफ एंड P से परनास। तो ये 3 साइंटिस्ट के इनिशिएटिव लेटर से हम ये पाथवे को बेटा बोलते हैं EMP पाथवे, एम्बेडन मेयरहॉफ परनास पाथवे। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लाइकोलिसिस को बेटा कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो भी होगा और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो भी होगा। सो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो भी ग्लाइकोलिसिस होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो भी ग्लाइकोलिसिस होगा। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनारोबिक फेज और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का एक ऐसा पार्ट जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो ये MCQ के लिए बच्चों याद रखना, लोकेशन एंड अनदर नेम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ओके, सो ग्लाइकोलिसिस से बेटा हम ये तो समझ गए कि इट इज स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, 10 स्टेप की रिएक्शन है। लेकिन प्लांट में जो भी शुगर होती है वो ट्रांसलोकेट होती है सुक्रोज के फॉर्म में, तो वो सुक्रोज को हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, प्लांट में सुक्रोज बच्चों आपको पता है इट इज अ डाइसैकेराइड, मतलब 2 मोनोसैकेराइड से बना है। कौन से? ग्लूकोज
प्लस फ्रुक्टोज। तो ये जो सुक्रोज है बाय द एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू बच्चों ये कन्वर्ट होता है किस में, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। ओके, और फिर ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर हो जाता है। कोई भी मोनोसैकेराइड ग्लाइकोलिटिक पाथवे में अगर एंटर होना चाहता है तो या फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा या फिर ग्लाइकोलिसिस के किसी इंटरमीडिएट सब्सटेंस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब भी आपने डाइजेशन पढ़ा है तो जब भी डाइजेशन का काम क्या है बेटा, डाइजेशन कभी भी हमें एनर्जी नहीं देता है। डाइजेशन का काम सिर्फ इतना ही है कि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, और एनर्जी हमेशा हमें मिलती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, कि जो भी मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन करके वो एनर्जी रिलीज करवाता है। तो जो भी ग्लूकोज डाइजेशन से हमें मिला है वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके हम एनर्जी लेते हैं एटीपी के फॉर्म में बाय द प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस। ओके, सो आइधर कोई भी मोनोसैकेराइड ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, तो वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो सकता है। अब देखो हम स्टेप देखते हैं बेटा ग्लाइकोलिसिस के। इट्स अ 10 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहला है ये हमारा ग्लूकोज। कितने कार्बन से बना हुआ है, 6 कार्बन से बना है। What is the aim of our glycolysis? We want energy, और हमारी बॉडी में जब एनर्जी की हम बात करते हैं तो obvious in terms of ATP. So we want energy in the form of ATP. So first our glucose is converted into glucose 6-phosphate। हम क्या करेंगे बेटा, ग्लूकोज के 6th कार्बन के ऊपर फॉस्फेट चिपका देंगे। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आया, ग्लूकोज के पास पहले तो फॉस्फेट था नहीं, एटीपी को यूटिलाइज करेंगे हम। देखो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि कन्वर्ट होगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड पीआई मींस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो एटीपी में से हमने एक फॉस्फेट को निकाल दिया है जो जाके ग्लूकोज के 6th कार्बन के ऊपर अटैच्ड होगा, जिसको हम बोलेंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब आप ऐसा बोलोगे कि मैम आपने ऐसा बोला कि हम ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस एटीपी बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमने तो पहले ही स्टेप में खर्चा कर लिया, एटीपी यूटिलाइज कर दिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, इट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड ग्लूकोज। रिमेंबर फॉर एमसीक्यू, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज एक्टिवेटेड ग्लूकोज। अब ग्लूकोज इतना छोटा सा मॉलिक्यूल है, वो सेल में फटाक से कहीं से भी बाहर जा सकता है, लेकिन जब आप उसको फॉस्फोराइलेटेड कर देते हो, फॉस्फोराइलेटेड मतलब जब आप उसमें फॉस्फेट ऐड कर देते हो तो ये सेल मेम्ब्रेन से एस्केप नहीं कर सकता, मतलब वो सेल के अंदर ही रहेगा। सो हमारा ग्लूकोज भाग ना जाए, इसलिए हम उसको फॉस्फोराइलेट करते हैं। जब आप उसको फॉस्फोराइलेट कर देते हो तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सेल मेम्ब्रेन में से वो निकल नहीं पाता है। ये प्रोसेस करने के लिए बेटा हमें एंजाइम चाहिए हेक्सोकाइनेज। काइनेज टाइप के एंजाइम कब यूज होते हैं, जब आप किसी फंक्शनल ग्रुप को या फिर आप किसी मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रांसफर करवाते हो। सो यहाँ पे हम फॉस्फेट को एटीपी में से लेके ग्लूकोज के ऊपर ट्रांसफर करवा रहे हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक मेटल आयन भी चाहिए, दैट इज मैग्नीशियम। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की बात हो तो जनरली एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम टाइप का ही मेटल आयन होता है। ओके, एंड इट्स अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप है, इसमें से बच्चों 3 रिएक्शन इरिवर्सिबल है। सबसे पहली ये, ओके, सो इट इज क्लियर, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट,
फॉस्फेट कहाँ से आया? एटीपी में से, और एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ये एक ही एंजाइम हमें एनसीईआरटी में दिया है तो ये तो आप लर्न करेंगे ही, लेकिन बाकी के सारे स्टेप्स के एंजाइम भी हम लर्न करेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। आपको बच्चों पता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका सेम है C6H12O6, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ये रिवर्सेबल रिएक्शन है और यहाँ पे एंजाइम यूज होता है आइसोमरेज। ओके, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहां पे बेटा हमने 6 कार्बन पे जो फॉस्फेट था एक ज्यादा फॉस्फेट ऐड किया है फर्स्ट कार्बन के ऊपर, तो यहां पे भी हम बच्चों क्या करेंगे, जहां जहां पे फॉस्फेट हमें ऐड करना है एटीपी में से फॉस्फेट निकाल दो और जो भी मॉलिक्यूल पे ऐड करवाना है कर दो, ठीक है। अब इसमें भी कौन से टाइप के एंजाइम होंगे? ऑफ कोर्स काइनेज टाइप के। यहां पे है PFK1। PFK1 इज द शॉर्ट फॉर्म फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज 1। ओके, यू कैन कॉल इट PFK1 ऑल्सो। ओके, इसकी स्पेशलिटी क्या है? PFK1 को बेटा हम पेसमेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार PFK1 ने एक्ट कर दिया, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी और होगी ही। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाए, उसके बाद उसको ऐसा हो कि नहीं मुझे ग्लाइकोलिसिस नहीं करना है, तो ये रिएक्शन स्टॉप हो सकती है। लेकिन एक बार फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाए देन इट इज कंपल्सेशन कि ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होगा ही। दैट्स व्हाई PFK1 इज कॉल्ड पेसमेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे इसको हम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाता है। अगर सेकेंड कार्बन पे फॉस्फेट ऐड होता, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनाता, तो इसको हम बोलते हैं PFK2 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। ओके, दूसरी एक बात बच्चों मुझे बतानी है कि मैंने यहाँ पे बिस क्यों लिखा, बाई क्यों नहीं लिखा। देखो बच्चों, ज्यादातर लोग हम ये समझते हैं कि बाय एंड बीस बोथ आर सेम, बट बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट सेम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट एंड 6 दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर हमने फॉस्फेट अटैच करवाया है। जब भी आपका फॉस्फेट ऐसे दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर है तब आप यूज करोगे बेटा वर्ड बीस, लेकिन जब एक ही कार्बन के ऊपर दो फॉस्फेट है तब आप यूज कर सकते हो बाय। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ बताऊं, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच्ड है, उसको हम ट्रीस नहीं बोल सकते। सेम वे ये अलग अलग कार्बन पे है तो आप उसको बाय नहीं बोल सकते। इट इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। Okay, and it is irreversible reaction catalyzed by phosphofructokinase 1, and phosphofructokinase 1 is a pacemaker enzyme of glycolysis. Okay, अब बच्चों आपको पता है कि ये 6 कार्बन का कंपाउंड है फ्रुक्टोज। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो बेचारा ऐसे 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में डिवाइड हो जाएगा। देखो ये हमने बनाया है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब ये डिवाइड होगा 2 मॉलिक्यूल में जो कि 3-3 कार्बन के हैं। कौन कौन से? ट्रायोज फॉस्फेट।
अब आपको पता है कि फ्रुक्टोज के पास 6 कार्बन है और यहाँ पे 2 फॉस्फेट भी है, तो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसके पास एक फॉस्फेट है, यहाँ पे दूसरा बनेगा बेटा ट्रायोज फॉस्फेट। ठीक है, कौन कौन से बनते हैं? तो एक बनता है बेटा पागल, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या फिर हम सिंपली बोलेंगे ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और आई कैन राइट फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड लिख सकते हो या फिर ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी लिख सकते हो। ग्लिसराल्डिहाइड के 3rd कार्बन के ऊपर फॉस्फेट है। ओके, यहाँ पे बेटा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। ओके, जो दूसरी ट्रायोज फॉस्फेट है इसको हम बोलेंगे ढप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इट इज कॉल्ड ढप। इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और ग्लिसराल्डिहाइड में एज नेम सजेस्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। दिस 2 शुगर आर इंटरकन्वर्टेबल, मतलब जो आपका ट्रायोज फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है वो बच्चा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो आपका फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, और ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का स्प्लिट करके हमने ये 2 ट्रायोज फॉस्फेट बनाए हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है एंड इट इज कैटेलाइज्ड बाय aldolase एंजाइम। ओके, और ये इंटर कन्वर्जन इज कैटेलाइज्ड बाय आइसोमरेज एंजाइम। ओके, अब ये जो ढप है वो आलसी है, उसको आगे प्रोसेस नहीं करनी है कि नहीं मैं आगे प्रोसेस नहीं करूंगा, मैं पीजीएल में कन्वर्ट हो जाऊंगा। जैसा मैंने बोला कि पीजीएल कैन कन्वर्ट इनटू ढप एंड ढप कैन कन्वर्ट इनटू पीजीएल, बट ढप पीजीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो DHAP is converted into PgAl। सो क्या हो जाएगा बेटा, अब यहां से हमें PgAl के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के अब 2 मॉलिक्यूल है, तो आगे जितनी भी प्रोसेस करेंगे उसमें सारे मॉलिक्यूल्स 2-2 आएंगे। ये पूरा यहां तक के जितने स्टेप थे, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर हमने स्प्लिट किया फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में। अब यहां तक के पूरे स्टेप को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ओके, अभी तक हमने इन्वेस्ट किया है, हमें कोई एनर्जी मिली नहीं है। अब आगे की जो रिएक्शन है इट इज कॉल्ड पे ऑफ फेज, जिसमें हमें एनर्जी मिलेगी। लेट्स सी। अब यहां से मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगी क्योंकि PgAl के अब 2 मॉलिक्यूल है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। अब क्या होता है बेटा, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में से बनता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड में से एसिड यानी कि ऑक्सीडेशन। ओके, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इट इज ऑल्सो रिवर्सेबल रिएक्शन। अब जब यहाँ पे एल्डिहाइड में से एसिड बनेगा, एट दैट टाइम यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन होगा क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन होती है साथ में। तो यहाँ पे जो NAD है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इट इज कन्वर्टेड इनटू NADH
plus H plus, or you can write NADH2. But it is totally different from the NADPH2 जो हम कैंडेल साइकिल में पढ़े थे, उससे ये टोटली डिफरेंट है. सो मैं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिख सकती हूँ क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है PgAl के. यहाँ पे एंजाइम होगा बेटा डिहाइड्रोजीनेज, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहाइड्रोजीनेज. ये एक चीज याद रखना कि कोई भी रिएक्शन जिसमें NADH2 यूटिलाइज हो रहा है या फिर बन रहा है तो एंजाइम ऑलवेज डिहाइड्रोजीनेज टाइप का होगा. ठीक है. अब ये जो हमारा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ओके, ये रिएक्शन भी बेटा रिवर्सिबल है. याद रखना कौन कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है, कौन कौन सी इरिवर्सिबल है. अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन पे फॉस्फेट था, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन पे है, मतलब फॉस्फेट को हमने निकाल दिया है. 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे तो वो फॉस्फेट कहाँ पे जाएगा, आपके बेटा ADP के साथ जुड़ जाएगा और ADP के साथ जुड़ के बनाएगा ये ATP. जब आपको फॉस्फेट यूटिलाइज करना था तो आप ATP को यूटिलाइज करते थे, तो जब आप फॉस्फेट को निकाल रहे हो तो ADP ले लेगा और क्या बनाएगा, ATP. मिलनी शुरू हो गई है बेटा हमें एनर्जी. और ये जो हमारा NADH2 है वो भी एनर्जी रिच कंपाउंड है. आगे हम पढ़ेंगे कि 1 NADH2 gives you 3 ATP. So ultimately 2 NADH2 gives you 6 ATP. अब इसके लिए बेटा कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. ओके, काइनेज क्यों, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है. मैंने बोला किसी भी कोई भी ग्रुप ट्रांसफर होगा तो काइनेज टाइप का एंजाइम होगा. 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड is converted into 2-phosphoglyceric acid or you can call it 2-phosphoglycerate. 3rd कार्बन पे जो फॉस्फेट था वो 2nd कार्बन पे आ गया है. 2 मॉलिक्यूल, रिवर्सिबल रिएक्शन, एंजाइम म्यूटेज टाइप का, कोई चेंज नहीं है. 3rd पे फॉस्फेट था, 2nd पे आ गया है. अब ये जो हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो बेटा कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में. हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे. इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन और एंजाइम है एनोलेस. फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड ऑल्सो एनर्जी रिच कंपाउंड. ये भी अभी आगे हमें ATP देने वाला है. देखो, इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. ओके, जो हमारा ग्लूकोज था 6 कार्बन का, अब वो ऐसे ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमें 2 पायरुविक एसिड प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे फॉस्फेट हमने निकाला है, इसीलिए बेटा बनेंगे ATP और एंजाइम है बट ऑब्वियस काइनेज टाइप का, पायरुवेट काइनेज. ओके, सो ये 10 स्टेप में पूरी रिएक्शन होती है. हम फिर से रिवाइज कर देते हैं. हम ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और फिर होता है स्प्लिटिंग DHAP एंड PgAl, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. DHAP is going to convert it into phosphoglyceraldehyde. So now we have 2 molecule of phosphoglyceraldehyde. It is converted into 1,3 bis phosphoglyceric acid, then 3-phosphoglyceric acid,
2 phosphoglyceric acid, phosphoenol pyruvic acid and then pyruvic acid. एमसीक्यू पर्पज से बच्चों आपको याद रखना है कि कौन सा एंजाइम कौन सी रिएक्शन कैटेलाइज करता है। सारे इंटरमीडिएट्स आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। 3 रिएक्शन जो कि इरिवर्सिबल है, फर्स्ट, थर्ड एंड 10, वो आपको याद रखनी है। पेसमेकर एंजाइम इस PFK1, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, और किस रिएक्शन में हमें ATP और NADH2 मिल रहे हैं। बट ऑब्वियस रिएक्शन ही हम एनर्जी पाने के लिए कर रहे हैं, तो कौन से रिएक्शन में हमें ATP और NADH2 मिल रहे हैं वो तो हमें याद रखना ही है। ओके, जिस रिएक्शन में आपको सीधे सीधे ATP मिलते हैं लाइक दिस, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड टू पायरुविक एसिड एंड 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें आपको इस तरीके से सीधे ATP मिलते हैं, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जिसमें NADH2 फॉर्म होता है और फिर वो वाया आपको ATP देता है ETS सिस्टम के थ्रू। डोंट वरी, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो NADH2 जिस रिएक्शन में फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। ओके, सो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो आगे क्या होगा और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा। ओके, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस इज द यूनिवर्सल पाथवे। एरोबिक रेस्पिरेशन है तो भी होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो भी होगा।